अब तक तो मेरे 4 भाई, सके भाई और एक कज़न, मतलब जो चाचा का बेटा था, वो इस दुश्मनी की नज़र हो गए। साडा भरा मुक्का दुनिया दी नोखी चीज़, दुनिया 7 बेटियां ने, बेटा ही नहीं। छड़ के 400 तक मर गया हो, बड़े लोग मरते तो साल मसा लंघदा, ये दुश्मनी जो तो पिंड खत्म हो गया। अज तो महीना नहीं होया 3 कट्ठे कतल हो गए मीर नाल। प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीराबाद में आई थी जलसा करने, उनको भी मर्डर करने के लिए गया था, लेकिन मैं स्टेज के करीब नहीं पहुंच सका। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। सिहाले में जो ट्रेनिंग होती है, वो जो उनके ट्रेनर हैं उनकी तो अपनी ट्रेनिंग होने वाली। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चारसदा से ताल्लुक़ रखने वाले तालीम याफ्ता नौजवान के 4 जवान भाइयों और एक कज़न को गुज़िश्ता 3 बरसों में मुखालिफिन ने कत्ल कर दिया है। तालीम याफ्ता नौजवान 4 मकतूल भाइयों और एक मकतूल कज़न के ख़ानदानों की किफ़ालत कर रहे हैं और उनको खदशा है कि अब मुखालिफ ग्रुप उनको भी कत्ल करवाना चाहता है। इसके 4 भाइयों और कज़न के कातिल इलाके में दनदनाते फिर रहे हैं और मुकामी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहती। अब तक तो मेरे 4 भाई, सके भाई और एक कज़न, मतलब जो चाचा का बेटा था, वो इस दुश्मनी की नज़र हो गए। और ये सिलसिला जब शुरू हुआ था ना, तो ये रमज़ान का महीना था और मेरा एक भाई घर आ रहा था, ठीक है, शाम का टाइम था, मतलब अफ्तारी के करीब। तो उसमें रास्ते में रोड के ऊपर इन लोगों ने, जिस तरह वो दुकान टाइप नहीं होता, जनरल स्टोर वगैरह, उन्होंने उसके ऊपर एक बरंडा बनाया था। उसमें 2 फैलर उन्होंने दी थी ना, तो वो जैसे ही घर आ रहा था ना, थोड़ी सी स्पीड में था, ठीक है। इधर दूसरी गली से एक गाड़ी निकल गई, तो उसने हैंड ब्रेक, जैसे ही हैंड ब्रेक खींच लिया ना, तो वो गाड़ी घूम के ना वो फैलर के साथ लग गई। उस बरांडे में 2 बच्चे थे छोटे छोटे, एक पोत हो गया और एक ज़ख्मी था। हालांकि उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ के वो दोनों बच्चों को दूसरी गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल लेके गए, तो उसमें एक पोत हो गया। उसके बाद हॉस्पिटल से आके इन्होंने जिनकी ये बच्चा पोत हो गया था ना, उन्होंने वो गाड़ी भी, मतलब कुल्हाड़ियों से और पत्थरों से वो टोटे टोटे कर दिया। ये मामला चलता रहा, उसमें जरगे होते रहे, जरगे के मुशरान, ये 6 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। 6 महीने के बाद ये सुलह अब बन गया। हम लोगों ने उन लोगों को दिए 12 लाख रुपए, एक गाड़ी ख़राब हो गई, और जो जरगे के मामूल के मुताबिक जो उसूलन होते हैं ना, वो पूरे गांव को, मतलब जो पूरे गांव है उनको खाने का प्रोग्राम भी किया। पूरे 1 साल बाद मेरा एक भाई था पुलिस में और दूसरा था ओमान में, वो भी आया था। 9 मुहर्रम था, 9 मुहर्रम शाम तकरीबन 5 बजे, मतलब असर की नमाज़ पढ़ के ये निकल गए मस्जिद से। हमारे जो घर है ना, उसके साथ मस्जिद है। ये दोनों उससे निकल के जब बाहर आ गए ना, तो ये लोग 15 लोग बैठे हुए थे, 15 लोग क्लाशनकोपों के साथ। इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि मेरे एक भाई ने उनको आवाज़ भी दी कि भाई हमने आप लोगों के साथ सुलह की है, ठीक है, आओ बैठ के बात करते हैं। फिर भी उन लोगों ने कोई सब्र नहीं किया, फायरिंग शुरू कर दी। उसमें मेरा एक भाई लग गया, दूसरा भी लग गया, उसमें मेरा बाबा भी ज़ख्मी हुआ है, एक चचा का बेटा भी ज़ख्मी हुआ है। फिर वो तकरीबन 35 मिनट वो फायरिंग होती रही। हालांकि इनमें 2 भाई मेरे फौत हो गए, बाबा ज़ख्मी था और जो चाचा का बेटा था वो भी ज़ख्मी था।
एक तालीम याफ्ता नौजवान की अपनी जान भी खतरे में है। क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल? तो दुश्मनी का तो यही मुस्तकबिल है कि अगर वो लोग इतना खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस उनको कुछ नहीं कहती, तो ज़िंदगी का तो फिर कुछ पता नहीं है ना। हालांकि हमारा भी पता नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैं तो इतना कर सकता हूँ कि उनके बच्चे हैं उनको संभालूं, माँ बाप को संभालूं, मेरे अपने बच्चे हैं मैं अपने आप को संभालूं, कि नहीं मैं दुश्मनियाँ चलाता रहूं। में 3 खानदानों की दुश्मनी में अब तक 400 से जायद अफराद कत्ल हो चुके हैं और तकरीबन हर महीने 2-3 अफराद इस पेचीदा दुश्मनी की भीड़ चढ़ जाते हैं। सत्तोकी गांव के सरजा ग्रुप, मालिक भट्टी ग्रुप और मसूद भट्टी ग्रुप की इस दुश्मनी की तफसीलात बहुत खौफनाक हैं और जो भी इस दुश्मनी के बारे में बात शुरू करता है तो उसका इख्तिताम किसी नए कत्ल के वाक़े पर होता है। अम्मा रशीद बीबी के 2 जवान बेटों को कुछ अरसा पहले घात लगाकर कत्ल कर दिया गया। अम्मा रशीद बीबी अपने बच्चों का जिक्र करते हुए आपदीदा हो जाती हैं। बच्चे ना खराब होना के बीचन ना टच मामा च जान, वो मामा जींदियां नहीं वो मरिया ने। साडा भरा मुक्का दुनिया दी नोखी चीज, दुनिया 7 बेटियां ने बेटा ही नहीं। मेरा पेका घर खत्म हो गया, साडी जिंदगी खत्म हो गई। ना कोई रौला ना कोई लैन ना कोई, सिर्फ 14 दे विच साडे मेरे नानका ने। अम्मा रशीद बीबी कहती हैं, कोई लड़ाई ही नहीं, समझ ही तो नहीं आई सानू इस लड़ाई की। तो मेरे प्यो की बड़ी इज्जत सी, बड़ा नाम सी दुनिया दा, बस वो मेरे नानकिਆਂ ਨੂੰ बर्दाश्त की। गरीब की इज्जत ਨੂੰ इज्जत समझदा सी, वो इन्हां ਨੂੰ हथ नहीं सी पाउण दिंदा। बस आ इज्जत दा रौला, चौधर दा रौला, और कोई रौला नहीं, ना लैन दा सी ना देन दा सी, ना परेशानी सी, ना अमन दी जान दी, सब अच्छी ठीक सा। सानू 45 साल असी जद्दोजहद च रहे। 15 साल मेरे वाले फौत होए नूं ते बाद साडा फिर शुरू होया ते 17 साल फिर भी 22 साल असी फिर की लगा कुछ भी। एडे एडे खूबसूरत बंदे कवाए ने, एडे एडे खूबसूरत घर वेले करवाए ने, की लगा साडा डेरा खत्म होया, घरां दे घर वेले होए। ते अल्लाह दी खोरे मेहरबानी असी फिर दोबारा बसी। अल्लाह दी इहदे विच आके साडा कोई हथ नहीं, कुछ नहीं इहदे चों निकलदा। कोई इंसान गाल लैके इस दौर च अंदर वड़ जाओ बेहतर, गाल दिन जदों निकलेगा कोई किसी ने माफी उन्होंने माफी नहीं दी गई, ना साडे तो भी नहीं दी गई। जो उन्होंने सानू दी तो असीं कदों उन्होंने दी, पर निकलदा कुछ नहीं जे एंड है जिहड़ा असीं करके बैठे। चचा अब्दुल हमीद, जिसके ख़ानदान के 50 से जायद अफराद इस कत्ल गारत का निशाना बन चुके हैं, उनके पास इस कदीम दुश्मनी की कई कहानियां हैं। दुश्मनी जी साडा बाबा दे कर उनका पुत्र कत्ल हुआ रुखा है, उदों पीछे बड़े कत्ल हुए। सत्तों की 400 बंदा मार। मसूद भट्टी सी, वो सुलह करांदा सी, उनका दबदबा भी हैगा सी। वो अफगानी लोग लाते ना, पुलिस साडे पिंड वरदी सी। कदों दा वो फौत हो गया, 5 बंदे उनके नाल कतल हो गए। उदों पिछे साडे घर पुलिसां रोज पैंदियां, इधर पै गईयां उधर पै गईयां, फड़ के पैसे लै गए छड्ड दित्ते। कोई ऐसा चंगा नेक बंदे होण जिहड़े इन्हां पा के सुलह करा देन इन्हां दी, ते ये बस पैन रिश्तेदारियों भी नहीं। बाबा अल्लाह दित्ता भी सत्तोकी गांव में कत्लो गारत के ऐनी शाहिद हैं और उनका कहना है कि ये दुश्मनी जो तकरीबन 100 साल पहले शुरू हुई, इसका खात्मा मुमकिन नहीं रहा।
मैनू किसी ने आके तेन आऊँ पिया ला ਤੁਹਾਨੂੰ क्या जाके आख्या मैनू वहीं फलाना बंदा मैनू वहीं पिया ला ना मैं पूछा अगले तो ना तू भी जाके पूछा कि गल की है घर का काम आ उधर उधर दूर दूर होने गए सिर्फ घबराहट नहीं गल्लां वधदियां ਉਹ मर गया एक मर गया फिर कई मरते रहते हैं उन्होंने फिर दुश्मनी वध जाती है वो मैं क्यों पिछे रहा इन्हें एक मारे 2 मारने ने उन्होंने 2 मारने ने तो तुहानू पता है 8 भी इकट्ठे मरे सन उन्होंने 8 मार वाले सन 8 मार गए रौला ही हुई घबराहट नहीं रौला घबराहट नहीं है गलतफहमियां का घबराहट तो गलतफहमियां पै की ऐसी राजपूत राजपूत तो सारे ही है। चौधरी मोहम्मद दीन सत्तोकी के एक बाअसर जमींदार हैं और दुश्मनदारी की इस जंग में उनके कई अजीज कत्ल हो चुके हैं। वो कहते हैं छड़ के 400 तक भी मर गया हो बड़े लोग मरते तो साल मसा लंघदा ते तो एक दो मर जाते इतने हिसाब ही कोई दुश्मनी का ये दुश्मनी च 2 पिंड खत्म हो गए अज तक कोई रैबर नहीं मिला भी जो आके गए 2 पिंडों भी कतलों बस करो अज तो महीना नहीं आया 3 इकट्ठे कतल हो गए मीर साढ़े पिंड का मुंडा से 4 इक्को दिन मारते हैं बूढ़ी भी बीवी एक मुंडा नाइया का एक मुंडा आपकी बराबरी इक्को वक्त 4 मारते सजाए मौत होया साढ़े वालद साहब दसते हैं सन कि जनाब फलाने वक्त फलाना बंदा कतल होया सी रुखा ते होया सी ढग्गे चोरी हो गया वो खुरा लै के इत्थे आए इत्थों अगों जैलदार ने कहा भी असी चोर तुहाडे नहीं उन्हें कहने जी तुसीं चोर नहीं तुहाडे कोल ढग्गिया उन्हें आखिया जो साढ़े कोल आए तो रस्से पा लो उन्हें आखिया जो रस्से पाए गए पा लांगे जे ना पाए तो ना पाओ ये साढ़े पिंड का मुंडा जैलदार का वो स्कूले जाता सी उदों छुट्टी तो उन्हें जाना चराग दी तो वह जा रहा उन्होंने राह उन्होंने फड़ के कतल करके कमा च ला वो 15 दिन बाद लभा उतो लड़ाई शुरू फिर वालद साहब जो इंस्पेक्टर सन पुलिस वो इतने आ मीर माउंट दूसरे पासे खाल उत्थे कतल हो गया इस दुश्मनियां चलदियां जिला कचहरी कसूर में सत्तोकी गांव के दुश्मनदार ग्रुपों के एक वकील ने हम इन्वेस्टिगेट्स को बताया सबसे बड़ी वजह तो हमारे जो वकला भाई हैं इनका भी बड़ा हिस्सा है उसके बाद जुडिशरी का हिस्सा है वकला भाई और जुडिशरी ये मिलकर अगर चलाते हैं पहिए को गाड़ी के पहिए को और ये जब इन टाइम काम करेंगे तरीके ना लें तरीके ना बदलें सबसे बड़ी है डिलेइंग प्रैक्टिस जब होती है तो मुद्दई पार्टी को इंसाफ नहीं मिलता वो अपने इंसाफ खुद हाथ में लेती है और मेरे 2 क्लाइंट थे ऐसे जो तरीब भुगतने के लिए आए और यहाँ पे कत्ल हो गए उन्होंने कत्ल कर दिया उन्हें हम ये कह रहे हैं और कब तक फैसला मुझे कहा क्लाइंट ने मेरे ने कि कब तक फैसला होगा उसका भतीजा कत्ल हुआ था मुस्तफाबाद का केस था मैंने कहा इसको टाइम लगेगा उन्होंने कहा फिर टाइम तो लगेगा तो रमजान शरीफ आ रहा है तो रमजान शरीफ मेरा भतीजा कत्ल हुआ था तो मैं तो रमजान शरीफ में छोड़ूंगा मैं समझाया बड़ा लेकिन उसने रमजान शरीफ में ही पिछले रमजान शरीफ में तो ये सही जज के पास वो कत्ल वापस होके गए हैं मुसलमान तो कत्ल हो गए। हमारे यहाँ अक्सर औकात मामूली तनाज़ा या गली में खेलते हुए बच्चों के झगड़े के बाद शुरू होने वाली दुश्मनी तवील अरसे तक चलती है जिसमें दर्जनों अफराद कत्ल और ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में आज भी कई ऐसे देहात मौजूद हैं जहां बरस हा बरस से चलती आती ख़ानदानी दुश्मनियों में कत्ल गारत का सिलसिला जारी है और इन दुश्मनियों में मुलव्वस अफराद पुलिस तफ्तीश और अदालती निज़ाम से मायूस हो चुके हैं और अपने हाथों से बदला लेने में मसरूफ़ हैं। लोग ये समझना शुरू हो गए हैं कि पहले तो आप 5-10 साल तक प्रोसिक्यूशन को फेस करो, अपना एक बंदा कत्ल करवा लिया, ऊपर से आप पल्ले से फिनंशियली आपका मर्डर हो गया और फिनंशियल मर्डर भी फेस करने के बाद आप 4 साल बाद उस मुल्ज़म को अपने सामने दंदनाता फिरता देखते हैं तो फिर कानून हाथ में लेने के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर आपने ये चूज़ कर लिया कि बजाय आप फिज़िकल मर्डर और फिनंशियल मर्डर के बाद जाकर आप उसका बदला लें, आप पहले दिन ही बदला ले लें। जब कोई कातिल कत्ल करने जाता है तो वो
इस हद तक कन्विंस हो चुका होता है कि वो उस अपने एक्ट को कहता है कि ये जायज़ है या ये लेजिटमेट है, इसने ये किया था तो मैं इसको कत्ल कर रहा हूँ। ये हमारे अंदर एक थिंकिंग पैटर्न है, एक साइकिल है। और वो जब कत्ल करने के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली वो ये सोच के एक पूरा पैराडाइम डेवलप करते हैं जो डेलूजनल होता है, हकीकत पर मबनी नहीं होता है। वो एक उस पैराडाइम के अंदर जाके उनको ये लग रहा होता है कि अगर हम कत्ल कर रहे हैं तो ये बंदा इस कत्ल का हकदार है, इसको कत्ल होना चाहिए था, ये वाजिबुल कत्ल है, क्योंकि इसकी ये चीज़ें जो है ना ये ठीक नहीं और हम इसको दुरुस्त करेंगे या इसने हमारे साथ ज़्यादती की है। साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो साइकोलॉजिकली जो एग्रेशन है, जो नफ़रत है किसी से, या जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, इसके डिफरेंट पैराडाइम्स हैं। जब ये सारी चीज़ें हम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं करते, काउंसलिंग नहीं करते, या उस बंदे के अंदर वो चीज़ें पनपती रहती हैं और वो वेंट आउट नहीं करता किसी के सामने कि यार मुझे फ़लाँ आदमी से ये ख़तरा है या वो ये कर सकता है तो मेरे अंदर नफ़रत है, और जब उसको कोई समझाता नहीं है, उसकी काउंसलिंग नहीं होती, तो अल्टीमेटली चीज़ें पाइलअप होती हैं और वो एग्रेशन इस हद तक बढ़ जाता है कि वो बंदा कत्ल करने पर आमादा हो जाता है। तासुर जनरली है और दुरुस्त भी है कि लोग अपने फ़ैसले खुद ही कोर्ट से बाहर करने को जो है कि प्रेफर करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो अपनी ख्वाहिशों के हिसाब से फैसला करवाना चाहते हैं। हम जब कोर्ट्स की बात करते हैं तो बुनियादी जो मसाइल हैं वो होते हैं फैमिली डिस्प्यूट्स और लैंड डिस्प्यूट्स के बारे में, जिसमें फ़ैसला ना आने की सूरत में वो अपने बदले लेना शुरू हो जाते हैं। और उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। वो अपने एक तो ट्राइबल जो है उसको इसकी एलिजेंस साबित करने के लिए भी करते हैं, और जो कि ना सिर्फ गैर कानूनी है मगर गैर शरई भी है। पंजाब के बाज़ इलाकों में मामूली झगड़ों के बाद शुरू होने वाली कत्लो-गारत में हज़ारों अफराद हर साल मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। सिर्फ साल 2024 में सुबह पंजाब में 5121 अफराद कत्ल हुए। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात अगली कई नस्लें इन झगड़ों की भेंट चढ़ जाती हैं। ये हम सब का कंसर्न है, काला कोट पहनने वालों का ही नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान का ये कंसर्न है, आम सिटीज़न का कंसर्न है, स्टूडेंट्स ऑफ लॉ का कंसर्न है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें किसी एक शख्स या एक अदारे को मुल्ज़म ठहरा देना शायद फेयर नहीं होगा। जब अदालतों के ज़रिए से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नहीं होती तो फिर स्ट्रीट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस शुरू हो जाती है, फिर लोग अपना बदला खुद लेने की कोशिश करते हैं। साल 2024 में सिर्फ लाहौर में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 514 अफराद कत्ल हुए। इनमें से 104 अफराद दरीना दुश्मनियों की वजह से कत्ल हुए। पंजाब पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक 2011 से 2023 तक के अरसे में नाम निहाद गैरत के नाम पर कत्ल के 3480 वाक़यात रिपोर्ट हुए। पंजाब में तेजी के साथ बढ़ते हुए कत्ल के वाक़यात के मुहर्रिकात की 3 इक़साम बहुत नुमायां हैं। एक है सरप्राइज दुश्मनी, अनफॉर्चुनेट एक बंदा कत्ल हो गया, जिनका कत्ल हुआ वो साहिब हैसियत आदमी हैं, उन्होंने सोचा कि या तो ख़ुद मरवा दें, टारगेट किलिंग में मरवा दें, या फिर पुलिस से इनकाउंटर में मरवा दें। दूसरी वो है जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ चली आ रही हैं, जैसे आपके सामने ट्रकों वालों की, बट्टों की ये मामला चल रहे हैं। तीसरी दुश्मनी है जो लाहौर के अंदर फिनंशियल दुश्मनी है, जो कब्ज़ा माफिया की दुश्मनी है, जो आपका सर्वाइवल इस बात पे है कि आपने अपने अपोनेंट को ज़िंदा नहीं रहने देना, क्योंकि अगर वो ज़िंदा है, वो बाहर है या जेल में है, सिस्टम ऐसा है कि वो जेल में बैठ के भी बाहर से चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है। इसलिए इस सिनेरियो में फिनंशियल दुश्मनी के अंदर उसको सूट नहीं करता कि वो बंदा ज़िंदा रहे, उसको वो इनकाउंटर करवाते हैं। साल 2024 के दौरान सूबे में संगीन जराइम की शरह में 5% इजाफा हुआ और 2023 की निस्बत 57,000 जायद मुकदमात दर्ज किए गए। इनमें डकैती के दौरान कत्ल की 233 वारदातें, अंधे कत्ल के 504 वाक़यात और अगवा बराए तवान के 85 केसेस शामिल हैं। 2023 में पंजाब में मजमूई तौर पर 10,33,000 मुकदमात दर्ज हुए, जो 2022 के 7,18,000 मुकदमात के मुकाबले में 30% ज्यादा थे। एक तो हमारे अंदर तशद्दुद है, लेकिन जब उस तशद्दुद को साजगार माहौल मिलता है, जैसे आप एक बीज है तो वो जर्मिनेट तभी करेगा। तो ये टोटल जो सिचुएशन है, दिस इज़ काइंड ऑफ हेवन फॉर ऑल दोज क्रिमिनल्स एंड ऑल दोज पीपल,
क्योंकि जब हम देखते हैं कि किसी ने हाथ से इंसाफ कर दिया, खुद कर दिया, तो हमें लगता है हाँ यार यही होना चाहिए था। क्योंकि हमारी मजमूई तौर पर जो सोच है वो तशद्दुद वाली है। हमें कोई अमन की बात नहीं सिखाई जाती, हमें ये सिखाया जाता है कि अगर आपके हाथ में डंडा होगा या आपके हाथ में कोई गन होगी, कोई वेपन होगा, तो ही आप पावरफुल हैं, अदरवाइज़ आप सर्वाइव नहीं करेंगे। मुल्क के 3 सूबों में लड़ाई झगड़ों में कत्ल हुए अफराद के आदादोशुमार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रियासत के कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुल्क के अदालती निज़ाम पर आम लोग कितना एतमाद करते हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे जराइम के सरजद हो जाने के बाद प्रोसिक्यूशन का अहम तरीन अमल बेहतर नताइज सामने लाने से किस कदर कासिर है। मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी इसकी वजह जो है वो पुलिस है, पुलिस की तफ्तीश। क्योंकि अदालतों ने तो जो पुलिस की तफ्तीशी अफसर और जो उसने इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश में शहादतें इकट्ठी की हुई हैं, एविडेंस कलेक्ट की हुई है, उसकी बुनियाद के ऊपर केसेस का फैसला करना है। अब पुलिस हमारी इनकम्पिटेंट भी है और नेग्लिजेंट भी है, लिहाजा तफ्तीश प्रॉपर ना होने की वजह से वो चूँकि उस पाए की शहादतें इकट्ठी नहीं कर पाते, लिहाजा बाद में अदालतें जो हैं वो तो सबूत मांगती हैं। हमारी जो पुलिस है वो तफ्तीश सही नहीं करती। पुलिस वालों की जो ट्रेनिंग है तफ्तीश की वो बहुत पुरानी है, और आजकल के दौर में उनको तफ्तीश करने के जो नए तरीके हैं वो सिखाए जाने चाहिए। इस सिलसिले में तफ्तीश का मेयार बुलंद होना चाहिए। तफ्तीश की कमी की वजह से, तफ्तीश में खामियों की वजह से जो मुल्ज़िम है वो बरी हो जाता है। अगर हमारी तफ्तीश बेहतर हो जाए तो शायद ये फ़ैसले ऐसे ना हों। ये नहीं कहा जा सकता कि महकमा पुलिस अपनी ज़िम्मेदारियां जो है वो ahsan तरीके से अदा नहीं कर रहा। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के जो 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 बुनियाद है, जैसे केस की इब्तदा जो है वो FIR से होती है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो मुद्दई हजरात हैं वो लातल्लक और बेगुनाह लोग, जिनके बारे में उनको अंदाज़ा होता है कि ये सब्सिक्वेंटली इस केस पे असरअंदाज होंगे हमारे मुखालफीन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, वो कोशिश करते हैं कि उनको पहले उसमें फ़िट करते हैं। तो सबसे पहला जो मरहला पेश आता है एक तफ्तीशी अफसर को, वो ये होता है कि जो उसमें सच में जो झूठ मिला दिया गया है उसको उसने अलग करना है। प्रोसिक्यूशन के हर चैप्टर में इक्वल ख़राबियाँ मौजूद हैं, और सबसे बड़ी ख़राबी प्रोसिक्यूशन के उस अफसर के ऊपर है जो प्रोसिक्यूशन को लीड कर रहा होता है। ताख़ीर से शक पैदा होता है, और फ़ौजदारी कवानीन का या फ़ौजदारी मुकदमात का एक मुसलमा असूल ये है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि शक का फ़ायदा हमेशा मुल्ज़म को जाता है। सूबा सिंध में साल 2024 के दौरान मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कत्ल के 1842 वाक़यात रिपोर्ट हुए। साल 2023 में सिंध में मजमूई तौर पर 1851 कत्ल के वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें से 617 कराची में पेश आए। गैरत के नाम पर कत्ल के हवाले से साल 2023 के इब्तदाई 6 माह में सिंध में 123 अफराद को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया था। ये जो विजिलेंटिज्म है ये सिर्फ इसमें नहीं है, क्राइम में, ये सोशल इश्यूज में भी आ चुका है, क्योंकि स्टेट अपना काम नहीं कर पाती। वो सिर्फ ये नहीं कि क्राइम में या वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कानून बन जाता है, फटाफट पास भी हो जाता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता।
सूबा खैबर पख्तूनख्वा में खानदानी दुश्मनियों में कत्ल होने वालों का मुकम्मल रिकॉर्ड कहीं दस्तयाब नहीं, जबकि सिर्फ पेशावर में 2024 के दौरान कत्ल के वाक़यात में इजाफा देखा गया। पुलिस की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 615 अफराद कत्ल हुए, जो 2023 के 539 कत्लों के मुकाबले में ज्यादा हैं। कत्ल के इन वाक़यात में तल्ख कलामी, पुरानी दुश्मनी, खूनी डकैती, जायदाद तनाज़ात और दीगर वजूहात शामिल थीं। मजीद बरां इक़दाम कत्ल के 843 केसेस भी दर्ज किए गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट बराए साल 2024 के मुताबिक सूबे में मुख्तलिफ जराइम के सिलसिले में मजमूई तौर पर 2,11,828 FIRs दर्ज की गईं, जिनके तहत 2,21,470 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा देखा गया, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता बरस 1,616 अफराद हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 2024 के दौरान खानदानी दुश्मनियों, जायदाद के तनाज़ात और साबका अदावतों के बायस कत्ल के मुतअद्दिद वाक़यात रिपोर्ट हुए। साल 2024 के इब्तदाई 5 माह के रिकॉर्ड के मुताबिक सूबे में कुल 1076 कत्ल के मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें से 140 वाक़यात जायदाद के तनाज़ात से मुताल्लिक थे। मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान वकील सुफियान हैदर के ख़ानदान को भी ऐसी ही दुश्मनी का सामना रहा। मेरे जो दादा थे वो एक स्कूल में एक उस्ताद थे और वहाँ के प्रिंसिपल थे। उनका अपना ही भतीजा था और वो चूँकि बड़े उसूल पसंद थे मेरे दादा, तो उनको फेल कर दिया था उन्होंने, वो परफॉर्म करने नहीं कर सके। तो इस वजह से जब वो वहाँ से स्कूल से निकले अपने घर की तरफ, तो उनको उन्होंने कत्ल कर दिया, सिर्फ इस पे कि जी आपने मुझे फेल क्यों किया। ये एक कोर इशू था कि बिगिनिंग ऑफ था, उस पे वो दुश्मनी शुरू हुई। FIR वगैरह हुई, जो प्रोसीजर था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया। 6 महीने तक ना मुलजिम गिरफ़्तार हुआ, ना उसकी कोई खातिर ख्वाह जो है ना कोई इफ़ेक्ट्स नज़र आए कि जी हमें कोई इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उसके काउंटर में फिर जब मेरे जो छोटे चचा थे, उन्होंने उनके घर पे दावा बोल के 11 लोग उसमें थे और 4 लोग उस मौके पे उनकी डेथ हुई, बाकी लोग जो है ना ज़ख्मी हुए, लेकिन 11 लोग उसमें उसका शिकार हुए उस एक के काउंटर का। अदालतों से कोई इंसाफ नहीं मिला, ना उन्हें ना हमें, क्योंकि शुरुआत वहाँ से थी, इख्तिताम यहाँ से था। कोई इंसाफ नहीं मिला और आखिर में जो लास्ट रिजॉर्ट था वो जरगे में ही सारी बात ख़त्म हुई। ज़मीन जायदाद के तनाज़ात, ख़ानदानी दुश्मनियों और इलाकाई सियासी मुखालफतों में उलझे हुए लोगों की बहुत बड़ी तादाद कानून नाफिज करने वाले इदारों और अदालतों में उनके ज़ेरे समात मुकदमात के बाद सजाओं से मुतमईन क्यों नहीं, और वो कौन से मुहर्रिकात हैं जो लोगों को कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर कर रहे हैं। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने इन मुहर्रिकात की खोज लगाने के लिए पुलिस, अदलिया और माहिरीन कानून को ऑन बोर्ड लिया है, ताकि अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल की बुनियादी वजूहात पर बात की जा सके। तीनों सूबों के शहरों और देहात में खूनी दुश्मनियों में उलझे हुए लोगों की सबसे बड़ी तादाद पुलिस को कसूरवार ठहराती है। जब तक पुलिस का तफ्तीशी अफसर वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा, तफ्तीश प्रॉपर नहीं होगी, एविडेंस प्रॉपर कलेक्ट नहीं होगी, ये खदशा लोगों के ज़हनों पे सवार रहेगा, नेवर एंडिंग स्टोरी होगी। इस एप्रीहेंशन की वजह से, इस खदशे की वजह से मैं समझता हूँ कि लोग फिर जो है वो अपना बदला खुद लेते हैं। फ्रांसिक, पुलिस और मुद्दई, ये जितना स्टेट का सिस्टम है इसको हम प्रोसिक्यूशन ही कहेंगे। ये ही सारा प्रोसिक्यूशन है। प्रोसिक्यूशन किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि ये कम्बिनेशन है मुख्तलिफ लोगों का। चालान जब आप अदालत के सामने पेश करते हैं तो उस वक्त तक ये पूरा एक ही सिस्टम है, एक ही चैप्टर है, और इस चैप्टर को हम प्रोसिक्यूशन कहेंगे। अनफॉर्चुनेटली प्रोसिक्यूशन के हर चैप्टर में इक्वल ख़राबियाँ मौजूद हैं, और सबसे बड़ी ख़राबी प्रोसिक्यूशन के उस अफसर के ऊपर है
जो प्रोसिक्यूशन को लीड कर रहा होता है, और वो होता है इन्वेस्टिगेटिंग अफसर। बुनियादी तौर पर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है उसमें जो तफ्तीशी अफसर है या जो ऑपरेशन साइड पे जो भी इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का, उसके पास कोई कानूनी इख्तियार नहीं है कि वो उसमें रद्दोबदल कर सके या करवा सके। मैंने अपने पुलिस कैरियर में कोई कम से कम कोई 4000 इन्वेस्टिगेशन जो हैं उनको कंडक्ट किया है या उनको सुपरवाइज़ किया है या उनको लीड किया है, और ऑन द बेसिस ऑफ दोज इन्वेस्टिगेशंस जो है वो मुल्ज़मान सज़ाए मौत भी हुए हैं, फिज़िकली हैंग भी हुए हैं। और मेरी ये एक तरीक़ाकार था कि मैं मौका मुलाजा विज़िट करके तो कोशिश करता था कि नज़दीकी मस्जिद में फ़रीक़ैन को बिठा के अलग अलग उनसे पूछूं, और फिर उनकी रज़ामंदी से कोई इलाके के जो एतबार वाले जो जिन पे उनको एतबार हो वो उनसे नाम मालूम करके 8-10 फिर उनको अलग अलग इंटरव्यू करूं और उनको ये श्योरिटी दूं कि उनका नाम नहीं ज़ाहिर होगा और जो उन्होंने बताया किसी को पता नहीं चलेगा। तो उस तरीके से आप कोशिश करें तो आप सच तक पहुंच सकते हैं। किसी भी वक़ूए के बाद फौरी तौर पर FIR का इंदराज एक नागुज़ीर अमल करार दिया जाता है और तमाम पुलिस थानों में अब इस मकसद के लिए फ्रंट डेस्क कायम किए गए हैं ताकि किसी FIR के इंदराज में गैर जरूरी ताखीर न हो, क्योंकि अदालतों में अक्सर देखा गया है कि FIR में ताखीर के बाइस कई बार मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुँच जाता है। FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सो FIR शुड बी प्रॉम्प्टली लॉन्च्ड, फौरी तौर पर दर्ज होनी चाहिए। फ़र्ज़ किया मर्डर होता है सुबह 6 बजे, FIR होती है शाम 6 बजे, तो अदालतों के जहन में ये सवाल आता है ये 12 घंटे मुद्दई क्या सोचता रहा होगा। ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है। इसने ज़रूर अपने रिलेटिव से मशवरा किया, इसने ज़रूर वकीलों से मशवरा किया, इसने ज़रूर स्टोरी को ट्विस्ट किया। लिहाजा ये जो ताख़ीर है और ताख़ीर से शक पैदा होता है, और फ़ौजदारी कवानीन का या फ़ौजदारी मुकदमात का एक मुसलमा असूल ये है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि शक का फ़ायदा हमेशा मुल्ज़म को जाता है। जब आप FIR को डिले करेंगे तो उसमें अदालत ये समझती है कि इन्होंने सोच समझ के FIR दर्ज करवाई है, इसमें कंसल्टेशन की है और जो असल मुल्ज़म हैं उनको साइड पे करके अपने जो दुश्मन हैं उसमें उनको इन्वॉल्व कर दिया है। अगर आप असली मुल्ज़मों को साइड पे करके कोई और बंदे जो आपके दुश्मन हैं उनको उसमें मुल्ज़म बना देंगे तो वो पता चल जाएगा अदालत को कि ये मुल्ज़म नहीं थे। पुलिस ही मशवरा देती है कि आप अपने गवाहान को रखें। अगर वो नेचुरल विटनेसेस को जो वहाँ पे मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनको गवाह रखें तो ये भी ख़तरा होता है कि वो गवाह जो असली गवाह थे वो रिज़ाइल कर जाएंगे, वो इनकार कर देंगे, गवाही नहीं देंगे। इसीलिए जो बंदा मरता है उसके वालिद, भाई, बेटे या रिश्तेदार वही उनको गवाह बनाया जाता है, जिनकी वजह से मुकदमा कमज़ोर हो जाता है। कोर्ट्स हमेशा पाबंद होते हैं कानून के अपनी जजमेंट देने के, फैसला सुनाने के। जहाँ तक तफ्तीश का ताल्लुक है तो उसमें काफ़ी खामियाँ होती हैं, जिसमें कि बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं हमारे पास। उसमें कंप्लेनेंट्स का इशू होता है कि अपनी मनपसंद चीज़ें वो बताना चाहते हैं हमेशा, और बहरहाल जहाँ तक कोर्ट्स का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि बहुत चीज़ें बेहतर हुई हैं 10 साल पहले और आज के मुकाबले में बहुत चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। तो मैं समझता हूँ काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा कि रियासत डिलीवर नहीं करेगी। हमारे यहाँ जो भी क्रिमिनल अक्रेंस होता है उसमें जो नेचुरल विटनेसेस होते हैं उनको पेश नहीं किया जाता। मर्डर केस में पुलिस वाले जो हैं ये कोई 2 नंबरी नहीं करते।
कत्ल के किसी भी वाक़े के बाद जब एफआईआर के इंदराज में वकूए के गवाहान के तयन का वक्त आता है तो यहाँ से मुद्दई और पुलिस का इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि मुद्दई की ख्वाहिश होती है कि वो ऐसे गवाहान रखे जो आखिरी अदालती फैसले तक न सिर्फ अपने बयान के मतन पर डटे रहें बल्कि उन पर यह भी यकीन हो कि वो किसी किस्म के दबाव में नहीं आएंगे। थाने में जाके पहला झूठ मुद्दई बोलता है, मुलज़म नहीं बोलता, और एफआईआर दर्ज करवाते हुए वो असल मुलज़मान के साथ साथ जिन्होंने पैरवी करनी होती है वो उनको भी नामजद कर देता है, चूँकि जिसकी बुनियाद ही एफआईआर की गलत होगी तो दौरान तफ्तीश कोई बेगुनाह होगा, तफ्तीशें तब्दील होंगी और फिर एफआईआर की आपने बात की, ये बात बिल्कुल मैं बजा तौर के ऊपर आप यू आर हिटिंग बुल्स आई, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप कि वो एफआईआर सच पे मबनी नहीं होती और उसमें वो बाकी लोगों को भी शामिल कर देते हैं। हमारे यहाँ जो भी क्रिमिनल अक्रेंस होता है उसमें जो नेचुरल विटनेसेस होते हैं उनको पेश नहीं किया जाता। सपोज़ हमारे मोहल्ले में कोई एक मर्डर हो जाता है तो जो वहाँ पे विटनेसेस होंगे, गवाह होंगे, उनको गवाह नहीं रखा जाता। वो लाजमी तौर पे जो मर्डर होगा बंदा, उसका उसके वालिद साहब आएंगे, उसके भाई आएंगे, उसके बेटे आ जाएंगे, वो अपने रिश्तेदारों को बुलवाएंगे और वो उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं होते, उनको उस अक्रेंस का, उस वकूए का बिल्कुल इल्म नहीं होता और जब ट्रायल होता है तो वो फंस जाते हैं। अब लाहौर में देखिएगा, पंजाब में देखिएगा, पाकिस्तान में देख लें, कितने थाने हैं, कितने एसएचओ या तफ्तीशी अफसरों ने लॉ किया हुआ है, लॉ एलएलबी किया हुआ है, हार्डली 1% भी नहीं होंगे। सो कानून की बारीकियां वो उनसे वाकिफ़ ही नहीं है। सिहाले में इनकी ट्रेनिंग होती है, सिहाले में जो ट्रेनिंग होती है वो जो इनके ट्रेनर हैं उनकी तो अपनी ट्रेनिंग होने वाली है। कत्ल के मुकदमात में जैसे तैसे पुलिस अपना चालान मुकम्मल करके सेशन कोर्ट्स में पेश करती है तो केस एक नई शक्ल इख्तियार कर लेता है। आमतौर पर हमारी फाजिल अदालतों में मुकदमात की इतनी ज्यादा भरमार होती है कि समाज शुरू होने में ही खासा वक्त लग जाता है। ये मरहला मुद्दई खानदानों के लिए एक नई आजमाइश लेकर आता है और वकूए के बाद वो मौका आता है कि जब अदालती पेशियों में मुद्दई और मुल्जिमान का आमना सामना शुरू हो जाता है। गुज़िश्ता माह फैसलाबाद में पुलिस ने 3 भाइयों को जुडिशल के लिए हवालात में बंद कर रखा था कि मुद्दई पार्टी उनको अपने सामने देख रही थी। मुद्दई पार्टी ने पुलिस तफ्तीश और अदालतों में समाअत का इंतजार न किया और तीनों भाइयों को वहीं हवालात में कत्ल कर दिया। जब आप किसी उस आदमी को देखते हैं जिसने आपके किसी प्यारे को, किसी रिश्तेदार को कत्ल किया होता है, वो आपके सामने खड़ा होता है और वो सही सलामत खड़ा हुआ है और आप देख रहे हैं कि यार ये बंदा, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग तो तब तक क्लियर नहीं होती जब तक उसको कोई सज़ा नहीं हो जाती, तो सडन हमारे जिस्म में जैसे एक फ़ाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज़्म होता है जो कि बहुत ही एमरजेंसी की सिचुएशन में एक्टिवेट होता है और आपको बचाता है, उसी तरह का एक सिस्टम एक्टिवेट होता है और आपके जो इमोशंस हैं, जो एग्रेशन है ना, वो एक्चुअली दैट टेक्स कंट्रोल। आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो आपको लीड करते हैं और अल्टीमेटली यू डू समथिंग कि आप भी उस पर कत्ल का अटैम्प्ट करते हैं या फिर आप उसको कत्ल कर देते हैं। ट्रायल इतने डिले, तारीख पे तारीख। गुजरावाला में एक सीरियल किलर था, उसने सूबाई मिनिस्टर को मार दिया 2007 में। आई वॉज DIG गुजरावाला एट दैट टाइम। वो लकीली मुलज़म पकड़ा गया, मौलवी सरवर उसका नाम था, और उससे पहले वो कोई 5-6 ख़वातीन को मर्डर कर चुका था। और क्या उसकी साइकी थी कि उसने अंडर मैट्रिक था, उसने खुद फुट नोट्स लिखे हुए थे कुरान पाक के तर्जमे वाले एक नुस्खे की साइडों पे, और उसकी जहन के मुताबिक, उसकी एजुकेशन, उसकी सोच के मुताबिक ख़वातीन का जो है वो आला ओहदों पे जाना जो है ये मर्दों पे हुक्मरानी करने के मुतरादिफ है और वो वाजिबुल कत्ल है। उसने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मुझे बताया कि मैं प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीराबाद में आई थी जलसा करनी, उनको भी मर्डर करने के लिए गया था, लेकिन मैं स्टेज के करीब नहीं पहुंच सका। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। ट्रायल जजेस को इंस्ट्रक्शंस तो हाई कोर्ट की हैं, स्पेशली मर्डर केसेस। एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में तो ये होता ही है कि उसमें डिले नहीं होनी चाहिए
और डे टू डे हेयरिंग करके तो जल्द अज जल्द फ़ैसला, इससे भी एक एतमाद की फ़ज़ा जो है वो लोगों के जहनों पर वो ज़रूर पैदा होगी। ये सिर्फ प्रायोरिटीज़ सेटल करने वाली बात है अहले इक़्तिदार की, स्टेक होल्डर्स की, कि वो इस पर ज़रा तवज्जो दें और पुलिस के जो तफ्तीशी हज़रात हैं उनको, उनकी कम्पिटेंसी को इंक्रीज़ करें, इन्हांस करें, उनकी काबिलियत को बढ़ाएं, तो डेफिनेटली ये डूएबल है। हमारे लॉ में कोई सुकम नहीं है। हमारा लॉ तो कहता है कि आप ट्रायल शुरू करें और ख़त्म कर दें। जैसे मैं रहा हूँ ATC में, एंटी टेररिज्म कोर्ट में, उसमें ये है कि आपने कोई भी ट्रायल 7 दिनों में मुकम्मल करना है, लेकिन वो भी 7 दिनों में मुकम्मल नहीं होता था। हमारे यहाँ ये तासुर मजबूत होता जा रहा है कि कत्ल के मुल्ज़िमान को बहुत कम सज़ा का सामना करना पड़ता है। अदालतों में बहुत ज़्यादा मुकदमात की वजह से एक केस की समाअत मुकम्मल होने में 4-5 साल लग जाते हैं और इंसाफ के तलबगारों का हौसला पस्त होने लगता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमने एक मुकदमे कत्ल के का फ़ैसला करवाया, वो 2005 की FIR थी। 2025 में फ़ाइनल उसकी जो डेस्टिनेशन है उस तक आप पहुँचे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसाइड किया, तो 20 साल आपको लगे। आज भी तकरीबन कोई 6 महीने कत्ल के केसेस में, 4 महीने पुलिस ले लेती है प्रोसिक्यूशन मुकम्मल करने में। जब अदालत के पास केस आता है तो 2 साल के करीब ट्रायल कोर्ट आज भी ले रही है उसको डिसाइड करने में। जब आप हाई कोर्ट में आ जाते हैं तो आपकी बारी ही 4 से 5 साल बाद आती है, और जब आप उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो मज़ीद 5 साल आपके वहाँ लग जाते हैं। आपको इस फासले को समेटना है, और ज़्यादा फासला आपने पुलिस और ट्रायल कोर्ट के डिसीजन का समेटना है। जब ट्रायल कोर्ट मुकदमे का फ़ैसला कर देती है तो लोग आधे मुतमईन हो जाते हैं कि हमें इंसाफ मिल गया है। अगर किसी ने कोई कत्ल किया है तो बाय द टाइम जब उसका ट्रायल कंक्लूजन की तरफ जाता है तब तक हमारा जो सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम, वो ऐसा है कि उसको ऑलमोस्ट उतनी सज़ा हो चुकी होती है जितनी कि उसको जज ने उस वक्त सुनानी होती है। तो उसको लगता है अच्छा यार इसके लिए तो यही कुछ सज़ा थी, तो मुझे वो जो ग्रेटिफिकेशन फ़ील हुई थी वो ज़्यादा उसको वर्थ इट फील होती है। तो ही कम्स एंड ही कमिट्स दैट क्राइम अगेन। अगर हम देखते हैं कि जी ये बैरक ही वो है कि जिसमें आपने मर्डरर्स को रखा हुआ है, अब जब उनकी कोई साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन का कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ पर कोई ऐसा उनके यहाँ ज़हनी बहाली का मामला नहीं है, कोई उनकी काउंसलिंग का कोई बंदोबस्त प्रॉपर नहीं है जेलों में ना, तो वो चूँकि उन्हीं लोगों में रहते हैं और वो डिफरेंट लोग आते हैं एंड दे एक्चुअली टेल यू द स्टोरीज विद प्राइड कि मैंने इतने कत्ल किए हैं, मैंने इतने कत्ल किए हैं। और जेल में आपको भी पता है कि इज्जत ही उस आदमी की होती है कि जिसने बहुत ज़्यादा कत्ल किए हुए हैं। जब लोग जो है उनको अपने इदारों पे एतमाद था तो उस वक्त ये रुझान नहीं था कि फौरी इंसाफ के लिए पुलिस का जो इंस्टीट्यूशन है इसको मिसयूज़ किया जाए। लेकिन जैसे जैसे वो जो कॉन्फिडेंस था अदारों पे कि हमारे केस में हमें इंसाफ मिलेगा वो वीक होता गया, तो फिर लोग जो है उन्होंने इस लाइन पे सोचना शुरू कर दिया। मर्डर केस में पुलिस वाले जो हैं ये कोई 2 नंबरी नहीं करते, बाकी चाहे उसमें 1000 खामियां हों, लेकिन और तफ्तीशी भी बड़े फ़ख्र से ये दावा करते होते थे कि जी हमने कभी मर्डर केस में किसी तरह की कोई नाजवाजी नहीं की है।